बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। आप निकालें पेज नंबर 32। पेज नंबर 32, implied authority of a partner. He had done by a partner. आगे मैं अपने आपको बताने के लिए कह रहा हूँ दिल में कि एक्ट, वो अमल, वो काम जो वो करने के लिए ऑथराइज नहीं है, उसने वो काम किया है। नंबर 1 इन द नेम ऑफ द फर्म, नंबर 2 इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो ये कहलाएगा एक्ट ऑफ द फर्म। पूरी फर्म इस एक्ट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाउंड है, लायबल है थर्ड पार्टी को। उसकी एम्प्लॉयज अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन। अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस में कस्टम नहीं है, रिवाज नहीं है, दस्तूर नहीं है, रिवायत नहीं है, तो एक सिंगल पार्टनर तने तना को पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर एम्प्लॉयज अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए ये काम नहीं कर सकता। एबीसी ने वार्ड लगा दी पी की। अगला पेज। स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन सारी दुनिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ख्वाह किसी कस्टमर को इनके बारे में मालूम हो या मालूम ना हो। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड। ये वो रिस्ट्रिक्शन है जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ने एक पार्टनर्स ने एक दूसरे की एम्प्लॉय अथॉरिटी के ऊपर लगाई है। ये सिर्फ उसी कस्टमर के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगी जिसको इसके बारे में नॉलेज होगा। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 38। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल। इसमें एक्चुअली एक शख्स पार्टनर नहीं है, लेकिन वो पार्टनर के तौर पर लायबल ठहराया जा रहा है अपने दो मुतसाद बयानात की वजह से। तो इसकी रिक्वायरमेंट, नंबर 1 देयर मस्ट हैव बीन भरम ऑन द पार्ट ऑफ सच पर्सन दैट ही इज द पार्टनर। नंबर 2 देयर मस्ट हैव बीन विश्वास बाय थर्ड पार्टी ऑन दैट भरम। नंबर 3 द थर्ड पार्टी मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ। पार्टनर बाय स्टॉपल की 3 एग्जांपल है। रिटायर्ड पार्टनर, एक्सपायर्ड पार्टनर, माइनर। कल हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, माइनर को भी देख लेते हैं। माइनर को देखने के लिए आप निकालें पेज 40। डायग्राम देखें 1 जनवरी 2020। ये माइनर मेजर हो चुका है। अभी 6 महीने उसने कहा बहुत वक्त बाकी है। उसने राइट ऑफ इलेक्शन एक्सरसाइज नहीं किया, राइट ऑफ इलेक्शन एक्सरसाइज नहीं किया, और अभी 6 महीने बहुत लंबा वक्त बाकी है। लेकिन उसने कस्टमर्स के सामने भरम मारना शुरू कर दिया कि मैं पार्टनर हूं। He has not yet exercised his right of election. उसने अभी तक फैसला नहीं किया क्या है वो पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा। 6 महीना काफी लंबा वक्त बाकी है। उसकी तरफ से या किसी की तरफ से कोई पब्लिक नोटिस भी नहीं आया, उसने कोई फैसला भी नहीं किया, लेकिन भरम मारना शुरू कर दिया कि मैं पार्टनर हूं। तो ये शख्स भी पार्टनर बाय स्टॉपल के तौर पे लायबल होगा। पेज नंबर 39। पार्टनर बाय स्टॉपल की एक्सेप्शंस, डिसीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग आउट, तो ये डब्बा आ जाएगा। मैंने सोचा ये था कि हम आज आते ही लॉ ऑफ पार्टनरशिप के पास पेपर करेंगे, उसके बाद लीगल सिस्टम करेंगे। मतलब मसला ये है कि पेपर्स करने में मेंटली इंटेलेक्चुअली हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो पहले लीगल सिस्टम छोटा सा है, 5 मार्क्स का, मैं पहले वो करवा देता हूँ क्योंकि अभी आप फ्रेश हैं। तो लीगल सिस्टम खत्म करने के बाद फिर हम पास पेपर्स करते हैं, पार्टनरशिप के भी और लीगल सिस्टम के भी इंशाल्लाह। तो आप निकालें पेज नंबर 2 और 3। पेज नंबर 2 और 3 में हमने डिफरेंस किया था सिविल और क्रिमिनल लॉ का। इसमें से एग्जाम में क्या आ सकता है मैंने आपको बता दिया था, डिफाइन सिविल लॉ और व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सिविल लॉ। एमसीक्यूज में क्या आ सकता है कि सिविल केस में पार्टी का नाम ये है, तो नीचे कुछ 4 ऑप्शन होंगे, देखते क्या डिफेंडेंट लिखा होगा, तो इनमें 68 पे टिक कर देंगे। ये भी आ सकता है पॉइंट नंबर 5 और सिविल केसेस प्रूव्ड ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो टॉपिक 1 भी हमारे सामने क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान पीनल कोड, तासीरात पाकिस्तान, जिसमें ऑफेंसेस यानी क्राइम्स की डेफिनेशन है और उनकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आपने इलीगल मींस से ये पैसा कमाया है, ये उसको कंट्रोल करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अगर किसी ने क्राइम किया है, केस फाइल होगा, उसको अरेस्ट करेंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, वो सारा प्रोसीजर इसके अंदर है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, आपने एफबीआर का
या किसी और का अकाउंट हैक कर लिया और सारी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी। सिविल लॉ की एग्जांपल, टॉर्ट 2 मरतबा उसमें आ चुका है एमसीक्यूज में। टॉर्ट का मतलब अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सिविल लॉ की एग्जांपल हो गई। अब नीचे आते हैं हम सोर्सेज ऑफ लॉ। क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि जो लॉ हमारे पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लॉ ओरिजिनेट कहाँ से होता है, लॉ का चश्मा कहाँ से कैसे फूटता है, लॉ का मंबा क्या है, सोर्स क्या है, माखस क्या है। तो कैपिटल रोमन 1 सोर्स देखते हैं, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, अदरवाइज ये वाला सोर्स एग्जाम में नहीं आएगा। इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ, द होली कुरान, सुन्ना, इज्तिहाद। अगर कोई चीज होली कुरान में भी नहीं है, सुन्ना में भी नहीं है, बेशुमार चीजें नहीं है, लेकिन उसमें जनरल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, तो इज्तिहाद करके हम वो चीज मालूम कर सकते हैं जो नामालूम है। उसके बाद है अदर सोर्सेज ऑफ लॉ। नंबर 1 लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि वो सोर्स, लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन का मतलब है कानून साजी, द लॉ मेकिंग प्रोसेस। यहाँ से लॉ हमारे पास आता है कानून साजी के जरिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस के जरिए। लॉ मेकिंग कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट एक इलेक्टेड बॉडी है, उसको अवाम उन्नास इलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं केस लॉ। केस लॉ को प्रेसिडेंट भी कहते हैं। पार्लियामेंट के किसी लॉ में खामोशी है, मसलन एग्जाम्पल, मोहल्ले वाले एक डेड बॉडी को दफना के गए, 2 भाई आए, उन्होंने उस डेड बॉडी को निकाला, उसका गोश्त काटा और पका के खाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का वाकया, इससे भी एक्सट्रीम वाकया था। अब ये केस आया, जज साहब के पास कोई कानून नहीं था इस केस को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि जज साहब के तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, उनको बस वही करना है जो कानून की किताब में लिखा हुआ है, तो कानून था ही नहीं। तो अब मजबूरन तौहन व करन टू एडमिनिस्टर जस्टिस, जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए उनको मजबूरन लॉ मेकिंग करनी होगी। ये उनका डोमेन नहीं है लॉ मेकिंग करना, ये उनका एरिया नहीं है। तो जज साहब मजबूरन लॉ मेकिंग कर रहे हैं, यहां से जो लॉ आएगा उसको कहेंगे केस लॉ। तो क्या लिखा हुआ है? स्टैट्यूट इज साइलेंट ऑन एनी पर्टिकुलर इशू टू एडमिनिस्टर जस्टिस। जज साहब को मजबूरन लॉ मेकिंग करनी होगी। तो वो लॉ जो जज साहब के जजमेंट के लॉ का वो प्रिंसिपल जो जज साहब के जजमेंट के नतीजे में आया है, एक केस को डिसाइड करते हुए, उस लॉ को कहते हैं केस लॉ। उसके बाद है कस्टम। कस्टम का मतलब है रस्म और रिवाज। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, सीना दर सीना मुंतकिल हो रहा होता है, इसको दी अनरिटन लॉ भी कहते हैं। अब इसके नीचे एग्जांपल देख लें। अर्नेस्ट मनी, टोकन मनी, एडवांस बयाना। एग्जांपल, आप यूज कार के शोरूम में गए, एक गाड़ी आपको पसंद आ गई और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने 10,000 रुपए दे दिए। इसको शोरूम वाले कहेंगे बयाना, एडवांस, टोकन मनी। लॉ में इसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी। अब बाकी 9,90,000 आप पे करेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो 10,000 रुपए आपने पे किया, 9,90,000 1 हफ्ते के अंदर। तो अब इस बिजनेस का कस्टम, रस्म और रिवाज ये कहते हैं कि अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर 9,90,000 पे नहीं किए, तो नंबर 1 ये 10,000 रुपए ऑटोमेटिकली जब्त हो जाएंगे, और नंबर 2 ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, मनसूख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों बातें कौन कह रहा है? ये रस्म रिवाज कह रही है, इस बिजनेस की एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस कह रही है। तो ये है कस्टम, द अनरिटन लॉ। नहीं, ये लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं है, रस्म रिवाज से प्रैक्टिसेस चलती चली आ रही है। अदर सोर्सेस, कॉमन लॉ। इस टर्म का ताल्लुक इंग्लैंड से है। इंग्लैंड से क्या लिखा हुआ? जज मेड लॉ बेस्ड ऑन कस्टम विच वाज प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले, जब पार्लियामेंट नहीं थी, तो इंग्लैंड में जजेस
उस सोसाइटी में जो कस्टम कॉमन था उस कस्टम को अप्लाई करते हुए लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे थे। तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए वो कस्टम को अप्लाई कर रहे थे। तो उन जजमेंट्स के नतीजे में एक लॉ डेवलप होता चला गया। उस लॉ को कहते हैं कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ का मतलब है जजमेंट लॉ, और इसकी बेस है कस्टम। वो कस्टम जो पूरी सोसाइटी में कॉमन था उसको अप्लाई करते हुए जजेस ने डिस्प्यूट रिजॉल्व किए। कस्टम क्यों अप्लाई किया? क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट नहीं थी, पार्लियामेंट का कानून नहीं था। नीचे आते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब है फेयरनेस, भलाई, एहसान। It originated as a parallel legal system to mitigate the harshness of early common law. कॉमन लॉ के पैरेलल ये एक सिस्टम डेवलप हुआ। बादशाह के कहने पर एक वजीर ने अदालत खोल ली। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं भी है, मसलन आपने किसी को कर्जा दिया है और कोई सबूत नहीं भी है, कोई कच्ची पक्की रसीद नहीं भी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट भी नहीं भी है, और वो बंदा आपको कर्जा वापस नहीं कर रहा, तो आप बादशाह के इस वजीर की अदालत में जाएंगे तो वो पूरी आउट ऑफ द वे जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा, छान पटक करेगा, और अगर आपने वाकई में कर्जा दिया था और वो बंदा मुकर गया तो वो आपको उस आदमी से वो कर्जा दिलवा देगा। ये हो गई फेयरनेस, ये हो गई भलाई, ये हो गया एहसान। तो कॉमन लॉ के पैरेलल ये एक सिस्टम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कॉमन लॉ में कुछ नकाइस भी थे, सख्तियां भी थी। दोनों का ताल्लुक इंग्लैंड से। पेज नंबर 6, टॉपिक 2A लिख दें, जीके। पिलर्स ऑफ स्टेट। देखें ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे पिलर्स हैं। अगर ये पिलर्स निकाल दिए जाएं ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, ढह जाएगी, बैठ जाएगी। तो स्टेट, रियासत इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग। स्टेट के भी कुछ पिलर्स हैं, अगर वो पिलर्स निकाल दें तो स्टेट, रियासत की बिल्डिंग बैठ जाएगी। अब स्टेट के पिलर्स क्या हैं देखें आप। नंबर 1 लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री, वो इदारा जो पूरे मुल्क के लिए लॉ मेकिंग करता है। तो आप सवाल ये कर सकते हैं हम किस इदारे के ऊपर ठप्पा लगाएंगे कि हमारे मुल्क की लेजिस्लेचर ये है, तो वो है पार्लियामेंट। यूके में और पाकिस्तान में लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट है। अमेरिका में वो कांग्रेस है। कांग्रेस किसी पार्टी का नाम नहीं है, कांग्रेस उनकी लेजिस्लेचर है। तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर। कानून सिर्फ लेजिस्लेचर ही बना सकती है, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। वजीर आजम भी लॉ मेकिंग नहीं कर सकता, सदर भी लॉ मेकिंग नहीं कर सकता, आर्मी चीफ भी नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस भी नहीं कर सकता, ISI का चीफ भी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ मेकिंग कर सकती है। उसके बाद एग्जेक्टिव। पहले एरो क्या है? द बॉडी दैट इन्फोर्सेस द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का यानी पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग करना, उस लॉ को नाफिज करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना। ये जिस इदारे का काम है उसको कहते हैं एग्जेक्टिव। ये हो गई लीगल डेफिनेशन। अब पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। द बॉडी दैट रन्स द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो इदारा जो अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट रन करता है, अमूरे मुमलिकत रन करता है कि इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, आपके बॉर्डर के साथ है, आपको चीज़ें सस्ती पड़ेंगी। इसराइल को रिकग्नाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रशिया से पेट्रोल खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, अफगानिस्तान में जो हुकूमत है उसको तस्लीम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो अमूरे मुमलिकत को रन करता है उसको कहते हैं एग्जेक्टिव। अब पोला आया शहर में, पोला पूछ रहा है जी आपने एग्जेक्टिव के 2 मतलब बता दिए, समझ में नहीं आया। तो पोले को समझाने के लिए हम सीधे हाथ पे आते हैं और पोले को समझाने के लिए हम कहेंगे एग्जेक्टिव का मतलब है मैनेजमेंट, एग्जेक्टिव का मतलब है इंतजामिया, एग्जेक्टिव का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक कंपनी को कौन रन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जेक्टिव का मतलब है हुकूमत, एग्जेक्टिव का मतलब है हुकूमत। तो अब आप सवाल ये करेंगे हम किस इदारे के ऊपर ठप्पा लगाएंगे कि ये एग्जेक्टिव है? वो इदारा है कैबिनेट, वफाकी काबीना।
वफाकी काबीना का कैप्टन कौन होता है? वजीर आजम। उसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो कैबिनेट जो है वो एग्जेक्टिव है। एमसीक्यू बन गया। वो कहेगा फॉलोइंग इज एग्जेक्टिव इन पाकिस्तान, 4 चीजों के नाम लिखे होंगे, हम कैबिनेट के ऊपर ठप्पा लगा देंगे। जुडिशरी, the body that administers justice in accordance with the law made by the legislature। वो इदारा वो इदारा जो जस्टिस एडमिनिस्टर करता है, जो इंसाफ फराहम करता है, जस्टिस एडमिनिस्टर करता है उस कानून के मुताबिक जो कानून लेजिस्लेचर ने पास किया हो, जो कानून लेजिस्लेचर ने पास किया हो। इसका मतलब यह हुआ कि जज साहब के हाथ पैर बने हुए, वो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल इंटेलिजेंस, पर्सनल एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते। वो आपको उतना ही जस्टिस एडमिनिस्टर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे जितना लेजिस्लेचर के लॉ को अप्लाई करते हुए प्रोवाइड किया जा सकता है, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। तो इसीलिए नीचे डब्बे में कमेंट देखते हैं, कमेंट देखते हैं कि हमारी अदालतें जो हैं ये कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, ये कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, ये कोर्ट्स ऑफ जस्टिस नहीं है। ये आपको बस वही जस्टिस प्रोवाइड करेंगी जो लेजिस्लेचर के लॉ को अप्लाई करते हुए प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये कोर्ट्स ऑफ लॉ है। तो जुडिशरी का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? टू एडमिनिस्टर जस्टिस। सेकंड एरो पे आते हैं, सेकेंडरी फंक्शन टू मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। देखिए अजब प्रेम की गजब कहानी, लॉ मेकिंग करना फंक्शन है, काम है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करती है, लेकिन अजब बात यह है कि उस लॉ की इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करेगी। लेजिस्लेचर जिसने वो लॉ पैदा किया, बनाया, वो उस लॉ की इंटरप्रिटेशन खुद नहीं करेगी, जुडिशरी करेगी। क्यों? क्योंकि जुडिशरी को वो लॉ अप्लाई करना होता है। तो जो अप्लाई करता है उसको ज्यादा बेहतर मालूम है कि इस लॉ में क्या है क्या नहीं है। मैंने एक मशीन बना दी और बनाते ही आपको दे दी, आप 24 घंटे सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, बरसात में, खजा में, बाहर में उस मशीन को यूज कर रहे हैं। तो एज कंपेयर टू मी यू आर इन अ मच बेटर पोजीशन कि आप उस मशीन की वर्किंग एफिशिएंसी के बारे में कोई कमेंट कर सके। अगले पेज पर आ जाए, पेज नंबर 7। टॉपिक 2B। तो आप ये कहेंगे कि जी हमने ये कहा कि जिस इदारे के ऊपर लेजिस्लेचर का ठप्पा लगाएंगे वो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या है, पार्लियामेंट के कंपोनेंट क्या है? तो हम देखते हैं पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट है। एमसीक्यू बन गया, नेशनल असेंबली प्लस सेनेट प्लस हेड ऑफ स्टेट। तीसरा कंपोनेंट आपके एग्जामिनर को मालूम होना चाहिए, लेकिन 50-50 चांस हो सकता है उसको तीसरा कंपोनेंट मालूम ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपकी बरादरी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लॉयर नहीं है। अब आप सवाल ये करेंगे नेशनल असेंबली और सेनेट में क्या डिफरेंस है? तो नीचे देखते हैं, नेशनल असेंबली को कहते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेनेट को कहते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होता है, यानी आप जाके इलेक्शन के दिन ठप्पा लगाते हैं पतंग के ऊपर, बल्ले के ऊपर, शेर के ऊपर, तीर के ऊपर, तो उससे आप नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। सेनेट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, सेनेट के इलेक्शन में अवाम वोट नहीं डालते। सेनेट के इलेक्शन में कौन वोट डालता है? सूबाई असेंबली के मेंबर, सूबाई असेंबली के मेंबर, एमपीए, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। भाई जिस तरह हमने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया है, इस तरह चारों सूबों के अवाम सूबाई असेंबली के मेंबर भी इलेक्ट करते हैं। सूबा सिंध की असेंबली, पंजाब की असेंबली, केपीके की असेंबली, बलूचिस्तान की असेंबली। तो जिस दिन सेनेट का मेंबर्स का इलेक्शन होगा, सूबा सिंध की असेंबली के मेंबर्स हैं 240, वो जाके वोट डालेंगे। अगर आपने उनमें से किसी एक को, उनमें से 7-8 को, 10-12 को और कन्विंस कर लिया कि यार मैंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया हुआ है, मेरी इस मुल्क के लिए खिदमत है, मैं जाके सूबा सिंध और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, मुझे वोट दो,
और उन 10-12 ने आपको वोट दे दिए, तो आप सूबाई सिंध से सिंध के सेनेटर्स इलेक्ट हो जाएंगे। तो सूबाई असेंबली के मेंबर्स को किसने इलेक्ट किया? अवाम ने। अवाम ने। अब यही सूबाई असेंबली के मेंबर जिनको अवाम ने इलेक्ट किया है, ये अवाम के बिहाफ पे सेनेट के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब नीचे आते हैं परमानेंट बॉडी। सेनेट एक परमानेंट बॉडी है। एज अ बॉडी, एज एन इंस्टीट्यूशन वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। नेशनल असेंबली परमानेंट बॉडी नहीं है, वो डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद डिसॉल्व होती है, नए इलेक्शन होते हैं। ये वाली जो असेंबली इस वक्त नेशनल असेंबली चल रही है, ये अगले साल अक्टूबर में डिसॉल्व होगी आइन और कानून के मुताबिक। तो फिर अगले साल अक्टूबर में फ्रेश इलेक्शन होंगे। जो इस असेंबली में मेंबर हैं, अगर वो इलेक्शन दोबारा जीतते हैं तो दोबारा आ सकते हैं। तो हर नेशनल असेंबली की मुद्दत है, टेन्योर है 5 साल। 5 साल से पहले डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सॉरी, सेनेट एक परमानेंट बॉडी है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किस इदारे की मुद्दत कितनी है। अब नीचे आते हैं टेन्योर ऑफ मेंबरशिप। नेशनल असेंबली के मेंबर की मुद्दत है 5 साल। 5 साल के बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। सेनेट के मेंबर की जो मुद्दत है सेनेटरशिप की, सेनेट के मेंबरशिप की, वो इस तरह है कि 3 साल के बाद कंप्यूटर बैलेटिंग होगी। कंप्यूटर बैलेटिंग से 50% सेनेटर रिटायर हो जाएंगे। जो रिटायर होंगे उनकी जगह दोबारा इलेक्शन होगा, नए सेनेटर आ जाएंगे। जो रिटायर हुए हैं वो भी दोबारा इलेक्ट होकर आ सकते हैं। तो 3 साल के बाद 50% सेनेटर रिटायर हो जाएंगे। जो रिटायर नहीं होंगे वो अगले 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो 50% रिटायर नहीं हुआ उनकी मुद्दत कितनी हो गई? 6 साल। 6 साल। और जो 3 साल के बाद रिटायर होगा उनकी मुद्दत हो गई 3 साल। तो सेनेट की मेंबरशिप 6 years के लिए है, अगर आप 3 साल के बाद बैलेटिंग में रिटायर नहीं होते। किसी भी इदारे में अगर इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन आप 100 साल तक करते रहें, लॉ को एतराज नहीं है। अब नीचे आते हैं मनी बिल। इसको फाइनेंस बिल भी कहते हैं, इसको बजट भी कहते हैं। तो मुल्क का बजट बनता है, हेल्थ के सेक्टर में इतने पैसे एलोकेट करेंगे, एजुकेशन के सेक्टर में इतने पैसे एलोकेट करेंगे। तो बजट का ताल्लुक, मनी बिल का ताल्लुक नेशनल असेंबली से है। बजट, मनी बिल ये नेशनल असेंबली में ही पेश होता है, यहीं से पास होता है। इसका सेनेट से कोई ताल्लुक नहीं। इसका सेनेट से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये वो वाहिद कानून है, ये वो वाहिद बिल है जो नेशनल असेंबली में प्रेजेंट होता है, वहीं से पास होता है और सेनेट में नहीं जाता। नीचे आते हैं बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नेशनल असेंबली में सूमों की जो रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी की बुनियाद है, वो है पॉपुलेशन। जिस सूबे की जितनी पॉपुलेशन होगी उसकी उतनी ही नेशनल असेंबली में सीटें होंगी। क्या मतलब? मतलब 7 लाख की आबादी के ऊपर नेशनल असेंबली का एक मेंबर होगा। अगर ऑफिशियली कराची की आबादी 1.5 करोड़ है तो 1.5 करोड़ को 7 से तकसीम करो, कितना आता है? हाँ, तो कराची की 22-23 सीट है पॉपुलेशन की बुनियाद पर, ऑफिशियल पॉपुलेशन। अनऑफिशियली तो 3.5 करोड़ है। तो अब
हमें मालूम है कि पंजाब की आबादी 12 करोड़ से भी ज्यादा है। हमें मालूम है कि पूरा बलूचिस्तान जो नक्शे में इतना बड़ा है, उसकी आबादी जो है वो 1 करोड़ है, कराची से भी कम है। तो इतना बड़ा सूबा बलूचिस्तान, उसकी नेशनल असेंबली में सीटें कराची से कम है। उसकी सीटें तकरीबन 12-14 के करीब है। कराची की 22-23 है, एक शहर की 22-23 है और सूबे की कम है। तो नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन सूबों की होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जबकि सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी वो सूबा बलूचिस्तान जिसकी आबादी कराची से भी कम है, उस सूबे की सीटें बराबर होंगी उस सूबे की सीटों के बराबर होंगी जिस सूबे की आबादी 50% से भी ज्यादा है। यानी अगर पंजाब की 24 सीटें हैं सेनेट में, तो बलूचिस्तान की भी 24 सीटें होंगी। तो सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन। प्राइम मिनिस्टर हमेशा नेशनल असेंबली से होगा, सेनेट से नहीं होगा। नेशनल असेंबली का जो इजलास है, सेशन है, वो स्पीकर प्रिजाइड करेगा। स्पीकर को समझ लें मॉनिटर। नेशनल असेंबली के पहले दिन इलेक्शन होता है और नेशनल असेंबली के मेंबर्स अपने में से किसी एक को मॉनिटर इलेक्ट कर देते हैं। वो मॉनिटर कहलाता है स्पीकर। वो नेशनल असेंबली का सेशन प्रिसाइड करता है। भाई फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं 100, तो 51 ने जिस शख्स को वोट दिया वो मॉनिटर बन जाएगा, स्पीकर बन जाएगा। फिर एक डिप्टी मॉनिटर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। तो सेनेट का इलेक्शन कौन प्रिसाइड करता है? चेयरमैन। ये भी मॉनिटर है, ये भी सेनेट का मेंबर है, इसको भी सेनेट के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। सेनेट के मेंबर्स को कहते हैं सेनेटर। नेशनल असेंबली के मेंबर को कहते हैं एमएनए। और एक डिप्टी चेयरमैन भी होगा। अब एक एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू ये है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है ऑफिशियल विजिट पे, तो उसकी गैर मौजूदगी में सेनेट का चेयरमैन पाकिस्तान का एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, कायम मकाम सदर होगा। और चेयरमैन भी अगर गया हुआ है तो फिर नेशनल असेंबली का स्पीकर पाकिस्तान का एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, कायम मकाम सदर होगा। अब ये नहीं कहना कि ये भी गया हुआ है। हम गली नुक्कड़ में कंचे नहीं खेल रहे, एक रियासत चला रहे हैं, कोई तफरी नहीं चल रही। तो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में कायम मकाम सदर होगा सेनेट का चेयरमैन। और अगर सेनेट का चेयरमैन भी नहीं है तो नेशनल असेंबली का स्पीकर। आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन करने भी आने चाहिए ना, हमें ये भी फील होना चाहिए बेचैनी क्या है। क्वेश्चन ये किया जा सकता है, क्या ये जब कायम मकाम सदर बनेगा चेयरमैन तो क्या ये ओथ हलफ उठाएगा? इसका जवाब है नो। क्या स्पीकर जब कायम मकाम सदर बनेगा वो ओथ उठाएगा? इसका जवाब है नो। क्योंकि उन्होंने जो सेनेट के चेयरमैन का, नेशनल असेंबली के स्पीकर का ओथ लिया था, उसी वक्त उन्होंने ये ओथ भी ले लिया था कि अगर आगे चलकर मुझे कायम मकाम बनने का सदर का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कायम मकाम सदारत ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। तो बाज लोगों को मालूम नहीं होता और वो बाज लोग कहते हैं सेनेट के चेयरमैन ने सदर के ओहदे का हलफ नहीं उठाया। बस ये तीन है, इसके अलावा कोई और नहीं। ये लॉ का पेपर है, ये सोशियोलॉजी का पेपर नहीं है, करंट अफेयर का पेपर नहीं है अपनी तरफ से ठोके। फंक्शन, नेशनल असेंबली का मतलब फंक्शन है लॉ मेकिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना। घर में अम्मा भी होती है, अब्बा भी होती है, तो नेचर ने, कुदरत ने खुद चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना दिया। तो नेशनल असेंबली में जो लॉ पास होता है वो पास होने के बाद सेनेट में जाता है, चेक एंड बैलेंस। सेनेट से दोबारा पास होता है तो डबल चेक हो गया। तो नेशनल असेंबली में जो भी लॉ पास होगा वो सेनेट में भी जाएगा और सेनेट में भी पास होगा। सिवाय एक लॉ के, वो लॉ है मनी बिल, बजट। अगर आपसे वो ये पूछे राइट अ नोट ऑन सेनेट, ये सेनेट के फंक्शन क्या है?
सेनेट का फंक्शन तो बस वही है जो नीचे लिखा हुआ, वो तो एक लाइन में जुमला आ जाएगा। अब उस पेपर बनाने वाले को समझ नहीं है, उसने 5 मार्क्स दे दिए और बोल रहा है सेनेट के फंक्शन बताएं। अबे अल्लाह के बंदे, वो तो एक लाइन में आ जाएगा। अब 5 मार्क्स हैं तो मजबूरन हमें ऊपर से आना पड़ेगा। सेनेट पार्लियामेंट का अपर हाउस है, सेनेट जो है वो परमानेंट बॉडी है, सेनेट की मेंबरशिप की मैक्सिमम टेन्योर है 6 साल, सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। और अगर वो कहे नेशनल असेंबली के ऊपर नोट लिखे या नेशनल असेंबली के फंक्शन क्या है, तो उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलम है वो उसको जुमलों में कन्वर्ट कर देंगे। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, इंटर लेवल पे ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए। अब हम आते हैं 2 की ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट। हुकूमत में 2 अहम होते। अगर एक रियासत है तो सरबराह रियासत भी होगा, अगर एक स्टेट है तो हेड ऑफ स्टेट भी होगा। तो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, ही इज द सिंबल ऑफ यूनिटी। ही इज द सिंबल ऑफ यूनिटी क्या मतलब? इंडिया में जितने भी मिसाइल प्रोग्राम है, इंडिया का जो एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बनाया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ इंडिया। तो हिंदू भी उसकी पूजा करते हैं, क्रिश्चियन भी पूजा करते हैं, बुद्धिस्ट भी करते हैं, सिख भी करते हैं, मुसलमान तो उसकी इज्जत करते ही करते हैं। तो इंडिया ने उसको अपने सर का ताज बनाया और उसको प्रेसिडेंट बना दिया। ज्यादा इंडिया के लिए उसने एटम बॉम्ब बनाया, मिसाइल प्रोग्राम बनाया। ही इज कॉल्ड द मिसाइल मैन, ही इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। हमने जो है वो दांत में से कीड़े निकालने वाले को अपना सदर बना दिया। ओके, आगे आते हैं। ही मस्ट बी अ मुस्लिम। अब सवाल ये करेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। साथ में आप ये एक पख भी लगा देंगे, जी अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वहां पे डायरेक्ट अवाम वोट डालते हैं, तो यहाँ पर अवाम वोट नहीं डालते। यहाँ के सेनेट के इलेक्शन में वोट डालते हैं नेशनल असेंबली के मेंबर, सेनेट के मेंबर, चारों सूबाई असेंबली के मेंबर। तो ये 4 सूबाई असेंबली हो गई, एक सेनेट हो गई, एक नेशनल असेंबली हो गई, ये हो गई 6 बॉडीज। इन 6 को मिलाकर कहेंगे दिस इज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये इलेक्टोरल कॉलेज है, ये कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनके अलावा कोई वोट कास्ट नहीं कर सकता। एमसीक्यू बन गया। चारों सूबाई असेंबली में एक सूबा सिंध की असेंबली आ गई, एक पंजाब की आ गई, एक केपीके की आ गई और एक बलोचिस्तान की आ गई। कोई 1.5 होशियार बनेगा और गिलगित बल्तिस्तान भी लिख देगा, उसको लात। अब नीचे आते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। सदर के ओहदे की मयाद कितनी है, मुद्दत कितनी है? 5 साल है। 5 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। क्या वो दोबारा इलेक्ट हो सकता है? इसका जवाब है यस। 5 साल के लिए मजीद दोबारा इलेक्ट हो सकता है, लेकिन ये सेकंड टर्म के 5 साल के बाद वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता। उसके ओहदे की मयाद, मुद्दत, टर्म है 5 साल। रिटायर हो गया, प्रेसिडेंट का दोबारा इलेक्शन हुआ, वही सदर जो रिटायर हो गया था वो दोबारा इलेक्शन उसने कॉन्टेस्ट किया, वो जीत गया, वो दोबारा 5 साल के लिए सदर बन जाएगा। ये उसकी दूसरी मुद्दत हो गई। तो टोटल मिलाकर हो गए 10 साल। अब वो मजीद कभी भी जिंदगी में सदर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब एक और सिचुएशन, जरदारी पाकिस्तान का सदर बना, सिर्फ एक टर्म के लिए, एक मुद्दत के लिए, 5 साल के लिए। आगे चलकर जरदारी दोबारा एक मरतबा और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। अगर सेकंड टाइम उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो जीत गया और 5 इयर्स की टर्म उसने पूरी कर ली, तो अब उसके बाद वो जिंदगी में आगे कभी दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेगा। तो या तो 2 कंसेक्टिव टर्म, 2 कंसेक्टिव टर्म, या एक टर्म उसके बाद बेशक गैप हो, जितना भी गैप हो, 20-25 साल का, 10 साल का, सेकंड टर्म। तो टोटल मयाद
असल तो 5 साल है, असल उसकी मयाद 5 साल है। वो तो डिपेंड करता है ना इलेक्शन जीते, अगर दूसरी मरतबा इलेक्शन जीता है तो टोटल मयाद हो गई 10 साल, उससे ज्यादा उसकी मुद्दत नहीं हो सकती, लेकिन असल मुद्दत है 5 साल। अब नीचे क्या लिखा हुआ, अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूट। पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करती है उसके टाइटल के आखिर में एक्ट का लफ्ज होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्ट को स्टैट्यूट भी कहते हैं, एक्ट को स्टैट्यूट भी कहते हैं। तो जितने भी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट लॉ पास करेगी उसके ऊपर साइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट। अब नीचे आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का मतलब पहले को हमने क्या बताया था, हुकूमत। हम किस सितारे के ऊपर एग्जेक्टिव का ठप्पा लगाएंगे, कैबिनेट के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर। जो बातें मैंने पोलियो को समझाने के लिए की हैं वो पेपर में नहीं लिखेंगे, तो कैबिनेट के ऊपर हम ठप्पा लगाएंगे कि ये एग्जेक्टिव है। तो अगर कैबिनेट हुकूमत हो गई तो जो उसका कैप्टन है वो क्या कहलाएगा, सरबराह हुकूमत, चीफ एग्जेक्टिव। तो वो कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है। ही इज हेड ऑफ एग्जेक्टिव, ही इज चीफ एग्जेक्टिव, ही इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये नेशनल असेंबली का मेंबर होना चाहिए। इसको असिस्ट कौन करेगा, फेडरल कैबिनेट। ये सब जनरल नॉलेज की बात है। अब नीचे आते हैं, पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम हुकूमत है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। यूके में भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, इंडिया में भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, सदर अलग होता है। अमेरिका में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। तो अब जरा यहां पर देखते हैं, तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थ्री पिलर्स ऑफ स्टेट, ये गवर्नमेंट का मतलब है यहां पर स्टेट, स्टेट कर दें। लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेशन लिख दिया, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। जुडिशरी जो है उसको रिप्रेजेंट करती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स का मतलब आला तरीन अदालत। ये हो गए रियासत के 3 पिलर। फिर उसके बाद हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों गोश्त पोस्ट के दो अलग अलग इंसान हैं। अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही बंदा है जिसको जो बाइडेन कहते हैं। यूके में हेड ऑफ स्टेट है क्वीन एलिजाबेथ टू और हेड ऑफ गवर्नमेंट है बोरिस जॉनसन। तो पाकिस्तान में वही सिस्टम है जो यूके में। एपेक्स कोर्ट का मतलब है आला तरीन अदालत। अब नीचे आखिरी डब्बा पढ़ो, रीड लाउडली। जितने भी फैसले लेगी वो कैबिनेट लेगी। कैबिनेट रियासत का एक पिलर है। कैबिनेट का मतलब एग्जेक्टिव। कैबिनेट के सारे मेंबर्स एक तरफ, बोरिस जॉनसन दूसरी तरफ। तो कैबिनेट के मेंबर्स की विल डोमिनेट करेगी क्योंकि कैबिनेट रियासत का एक पिलर है। बोरिस जॉनसन वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर रियासत का पिलर नहीं, वो एक ओहदा है। तो जितने भी फैसले लेगी वो एग्जेक्टिव लेगी, एग्जेक्टिव का मतलब कैबिनेट लेगी। लेकिन वो जितने भी फैसले होते हैं, यूं कहा जाता है कि मलका ने यह फैसला किया, यूं कहा जाता है कि सदर ने यह फैसला किया, हालांकि वो फैसला कैबिनेट ने किया है। लेकिन साइन क्वीन एलिजाबेथ टू के होंगे, साइन प्रेसिडेंट के होंगे। वो सारे काम होंगे इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, वो सारे काम होंगे इन द नेम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू, द क्वीन। लेकिन क्वीन ने उनमें से कोई भी फैसला नहीं लिया, हेड ऑफ स्टेट ने कोई भी फैसला नहीं लिया, वो फैसला कैबिनेट ने लिया है। कैबिनेट एग्जेक्टिव है, हेड ऑफ स्टेट रियासत का पिलर नहीं है, लेकिन सारे काम उसी के नाम से होते हैं। आगे आते हैं, लेजिस्लेशन।
सवाल आप ये कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो लॉ मेकिंग होती है वो लॉ मेकिंग कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है, तरीक़ेकार क्या है। अब ये देखें, ये सिनेरियो है, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, आगे देखें सिनेरियो 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी सिनेरियो आ सकता है। ये मैं थॉरोली एक्सप्लेन करूंगा, आपने घर में जाके इनको इंग्लिश में लिखना होगा ताकि आपकी कुछ राइटिंग स्किल भी डेवलप हो। इंग्लिश में लिखने का टोटका बता दिया मैंने। शॉर्ट सेंटेंस बनाएंगे, एक सेंटेंस में एक ही बात करेंगे। अगर इन बातों को आपने उसी तरह ओबे किया जिस तरह मिरासी भांड अपने गुरु की बात को ओबे करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप आ जाए टॉपिक 3A, बिल। बिल का क्या मतलब है? ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ प्रपोज लेजिस्लेशन। आपने सीए क्वालिफाई कर दिया, मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर बन गए। अब आपकी कंपनी की यूनिलीवर के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है। मैनेजर को आपने बुलवाया, उसको कहा यूनिलीवर को जो लेटर है उसका ये जवाब लिखो, उसको एक सेंट्रल आइडिया दे दिया। मैनेजर जाएगा, वो क्लर्क से टाइप करवाएगा और लाके आपके सामने रखेगा। ये जो चीज सामने रखी है इसको उर्दू में कहते हैं मुसव्वदा, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट। तो उसमें अगर कोई गलती हुई तो आप पेंसिल से बताएंगे यार ये मिस्टेक है, ये है। अब आप उसको दोबारा देंगे, उस गलती की रेक्टिफिकेशन करवाएगा, अब वो लाएगा, अब आप साइन कर देंगे और वो कोरियर कंपनी के जरिए यूनिलीवर को डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो बच्चा जो दुनिया में आता है वो पहले रहम मादर में होता है। तो लॉ जो पास होने जा रहा है उसकी इब्तदाई शक्ल है बिल। बिल का मतलब मुसव्वदा, बिल का मतलब ड्राफ्ट। इट इज इन द वॉर्म ऑफ द मदर। तो बिल का मतलब है ड्राफ्ट। अब मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही नाम दिया H1 H2। बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, नेशनल असेंबली में भी ओरिजिनेट हो सकता है, सेनेट में भी ओरिजिनेट हो सकता है। कोई पाबंदी नहीं है कि पहले नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हो बाद में सेनेट में जाएगा, कोई पाबंदी नहीं है। मसलन आप कहते हैं कि जी यहाँ पर आप सेनेट के मेंबर हैं, सेनेट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में खवातीन के चेहरे पर एसिड तेजाब फेंक दिया जाता है। अगर वो किसी एक शख्स से शादी करने से इनकार करते हैं तो जिसको इनकार किया जाता है वो तेजाब फेंक देता है। ये कॉमन प्रैक्टिस है, इसके हवाले से लॉ मेकिंग होनी चाहिए। तो फिर ये आपने बात की और आपने साथ ही एक इस मसले को टैकल करने के लिए कानून का मुसव्वदा ड्राफ्ट पेश कर दिया सेनेट में। जो आप पहले से तैयार करके लाए थे वो आपने घर में तैयार किया था, कुरान करीम हदीस को सामने रखा, इंग्लैंड में क्या कानून है, इंडिया में क्या है, मलेशिया सऊदी अरब में क्या कानून है, सारी रिसर्च करने के बाद वो मुसव्वदा, वो एक रफ स्केच, वो ड्राफ्ट आपने तैयार किया और ये आपने सेनेट में पेश कर दिया। तो हम ये कहेंगे खवातीन के चेहरे पे एसिड फेंकने के हवाले से जो बिल है वो सेनेट में ओरिजिनेट हुआ है। सेनेट में मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरेगा, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरेगा। एक और फ्रेज सीख लें, वो फ्रेज है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, अगर 200 मेंबर्स हैं तो उसकी सिंपल मेजॉरिटी होगी 101। अगर 300 मेंबर्स हैं तो 151। अगर 400 मेंबर्स हैं 201। अगर 500 मेंबर्स हैं
तो 251 total number divided by 2 plus 1, total number divided by 2 plus 1, इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। जो भी लॉ पास होता है वो सिंपल मेजॉरिटी के जरिए पास होता है, सिंपल मेजॉरिटी के जरिए पास होता है। सिंपल मेजॉरिटी के जरिए नेशनल असेंबली में, सिंपल मेजॉरिटी के जरिए सेनेट में पास होता है। तो हमने बात कर ली कि लॉ कहीं भी ओरिजिनेट, बिल कहीं भी ओरिजिनेट हो सकता है। तो अब जरा सिनेरियो नंबर 1 पर आते हैं। H1 में मैंने क्या लिखा हुआ, दोबारा डब्बा देख लें। एनी वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वेयर द बिल इज ओरिजिनेटेड। H2 द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जहां पर फिर ये बिल आगे भेजा जाएगा पास होने के बाद। सिनेरियो नंबर 1, बिल किसी एक हाउस में ओरिजिनेट हुआ H1 में। H1 नेशनल असेंबली भी हो सकती है, सेनेट भी हो सकता है। H1 में ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरेगा। मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद अगर ये सिंपल मेजोरिटी के जरिए पास हो गया तो ये चला जाएगा सेकेंड हाउस में। H2 नेशनल असेंबली भी हो सकता है, सेनेट भी हो सकता है। सेकेंड हाउस ने इस बिल को 90 डेज के अंदर अंदर पास करना होगा। तो सेकेंड हाउस में भी ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरेगा। मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद अगर ये सेनेट से, सेकेंड हाउस से सिंपल मेजोरिटी के जरिए पास हो गया तो ये प्रेसिडेंट की टेबल पे चला जाएगा, हेड ऑफ स्टेट की टेबल पे चला जाएगा। वो बाउंड है 10 डेज के अंदर अपनी एसेंट, रजामंदी देने के लिए। वो रजामंदी कैसे देगा? सिग्नेचर करके। तो वो जैसे ही साइन करेगा ये बिल बन जाएगा एक्ट। तो एक्ट का मतलब वो लॉ जो पार्लियामेंट ने इस लंबे चौड़े प्रोसेस के जरिए पास किया। अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुन लें। तो हम स्टार्ट किसी भी तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बिल इज ओरिजिनेटेड इन नेशनल असेंबली, comma, it passes through various stages and then it is passed by simple majority, full stop. Next line, after that it is sent to Senate. The Senate must pass it within 90 days, full stop. After being passed by Senate, it is sent to the President. The Senate, the President must give his assent within 10 days, full stop. After his assent, the bill becomes act of the Parliament. Okay. अब हम आते हैं सिनेरियो 2। बिल किसी एक हाउस में ओरिजिनेट हुआ, वहां से गया वो सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस ने उस बिल में अमेंडमेंट कर दी, तरामीम कर दी, तब्दीलियां कर दी, चेंजेस कर दी। इस बिल को पैदा किसने किया था? हाउस H1 ने। तो जिस माँ ने जन्म दिया था उसकी बेबी को, बच्चे को हाउस 2 ने उसमें अमेंडमेंट कर दी। तो ये बिल इन अमेंडमेंट के साथ दोबारा H1 में आएगा जहां ये ओरिजिनेट हुआ था। अब दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, नंबर 1, H1 ने कुशादा दिली का मुजाहरा किया और उन अमेंडमेंट्स के साथ इस बिल को पास कर दिया। तो ये प्रेसिडेंट की टेबल पे चला जाएगा। प्रेसिडेंट वही बाउंड है 10 डेज के अंदर साइन करने के लिए, वो अपनी असेंट दे देगा, ये बन जाएगा एक्ट। अगर हाउस 1 जहां ये बिल ओरिजिनेट हुआ था उन्होंने इस अमेंडेड बिल को पास करने से इनकार कर दिया तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलवाया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलवाया जाएगा जिसमें नेशनल असेंबली के मेंबर भी होंगे और सेनेट के मेंबर भी होंगे। इस ज्वाइंट सेशन में इस बिल की किस्मत का फैसला होगा। अगर ज्वाइंट सेशन में बिल रिजेक्ट हो गया तो वो डस्टबिन में चला जाएगा।
और ज्वाइंट सेशन में अगर बिल पास हो गया तो अगेन वो प्रेसिडेंट की टेबल पे चला जाएगा। दोबारा देख लें सेकंड सिनेरियो, कोई जल्दी नहीं है हमें, उससे देखें। डस्टबिन में क्या फेंकते हैं? कचरा फेंकते हैं ना। ये मैं अपने आप के लिए बात कर रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखेंगे वरना वो एग्जामिनर के सर से गुजर जाएगी। तो डस्टबिन में जो चीजें हम फेंकते हैं क्या वो उठाते हैं? यार ऐसे झटके नहीं दिया करना, तू तो मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे बर्बाद करना चाह रहा है। नहीं नहीं, क्या मैं सफेद कपड़े पहनकर खड्डा खोद के अंदर लेट जाऊं? क्या चाह रहा है तू बता दे यार। आगे आ जाओ सिनेरियो 3। बिल ओरिजिनेट हुआ किसी एक हाउस में, वहां से गया वो सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस ने 90 डेज के अंदर अंदर उसको पास करना होता है। अब कहानी में ट्विस्ट, सेकंड हाउस ने उस बिल को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या 90 डेज का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और वो बिल पास नहीं किया। तो जिस हाउस में वो बिल ओरिजिनेट हुआ था वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलवाया जाए। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलवाएंगे। हमने जुमला शुरू किया इफ से। अगर 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 पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में वो बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट की टेबल पे जाएगा, वो एसेंट देगा, वो बन जाएगा एक्ट। अगर पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में वो पास नहीं हुआ तो डस्टबिन में चला जाएगा। सिंपल। कोई शक? सिनेरियो 4 पे आते हैं। बिल ओरिजिनेट हुआ एक हाउस में, वहां पे सिंपल मेजोरिटी से पास होकर दूसरे हाउस में गया, वहां पर भी सिंपल मेजोरिटी से पास होकर प्रेसिडेंट की टेबल पे गया। प्रेसिडेंट बाउंड है 10 डेज के अंदर साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट ने 9 दिन तक तो रोक के रखा। 10वें दिन उसने रिटर्न कर दिया कि भैया यार ये बिल देखो, यार तुम लोग ये चीजें भूल गए हो, ये चीजें रिकंसिडर कर लो, या मैं मुल्की मफाद में इस बिल को बेहतर नहीं समझता, इसमें ये तरामीम कर लो। अगर तो डॉक्टर अब्दुल कलाम भेज रहा है तो हम उसकी नेक नियति के ऊपर कोई शक नहीं कर सकते। तो अब पार्लियामेंट के पास आएगा ये रिकंसिडरेशन के लिए। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होगा, नेशनल असेंबली का और सेनेट का। प्रेसिडेंट ने जो तरामीम तजवीज की थी, ज्वाइंट सेशन उन तरामीम के साथ या उन तरामीम के बगैर ये बिल पास कर देता है। ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का कुशादा दिली का मुजाहरा करता है और वो तरामीम शामिल कर लेता है। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन ये कहता है कि नहीं, प्रेसिडेंट ने जो तरामीम भेजी हैं, अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं, हमारे मुताबिक वो सही नहीं है, हमने जो बिल पास किया ये सही है, हम इस बिल को एज इट इज डिट्टो दोबारा पास कर रहे हैं। प्रेसिडेंट की अमेंडमेंट्स जो प्रपोज की गई हैं, प्रपोज अमेंडमेंट्स को शामिल किए बगैर, ये सख्त अल्फाज से हम बात कर रहे हैं, सारे पेपर में इससे नहीं लिखेंगे। पेपर में बस ये लिखेंगे द बिल मे or may not be passed with or without amendments. The bill may be passed with or without amendments of the president.
proposed amendment by the president. तो अब ये बिल दोबारा प्रेसिडेंट की टेबल पे जाएगा। अब वो ये बिल रिटर्न नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट बिल को सिर्फ एक ही मर्तबा रिटर्न कर सकता है, एक ही मर्तबा रिटर्न कर सकता है। एक ही बिल को दो मर्तबा रिटर्न नहीं कर सकता, हर बिल को सिर्फ एक मर्तबा रिटर्न कर सकता है। अब प्रेसिडेंट बाउंड होगा इसको साइन करने के लिए। अब वो साइन करने से तो अव्वल पहले भी उसने इनकार नहीं किया था, वो इनकार कर ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट साइनिंग मशीन है, हेड ऑफ स्टेट क्वीन एलिजाबेथ II साइनिंग मशीन है, वो साइन करने से इनकार नहीं कर सकता। पहले भी उसने इनकार नहीं किया था, उसने ये कहा था कि ये तरामीम देख लें यार। तो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन ने उन तरामीम के बगैर बिल पास किया। मिसाल के तौर पर वो प्रेसिडेंट की टेबल पे आ गया, उसने देखा यार मेरी तरामीम तो शामिल ही नहीं की, तो वो दिल में बेशक गालियां दे, लेकिन वो बाउंड होगा साइन करने के लिए, वो साइन करने से इनकार नहीं कर सकता। तो एक बिल को एक ही मर्तबा रिटर्न कर सकता है। आगे आते हैं सिनेरियो 5। ये सिनेरियो 5 सिनेरियो 6 एग्जाम में कई मर्तबा आया है। बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ है और नेशनल असेंबली में पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब ये कि डिस्कशन चल रही है, या नेशनल असेंबली से पास हो गया और सेनेट में पेंडिंग है, 90 डेज के अंदर पास करना होता है, सेनेट में पेंडिंग है, और इन द मीन वाइल नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई। नेशनल असेंबली लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, वो डिसॉल्व हो गई। इस बिल को पैदा किसने किया था? नेशनल असेंबली ने। इस बच्चे को जन्म देने वाली मां मर गई तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली मर जाएगा, वो बच्चा भी ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, नेशनल असेंबली में पेंडिंग है, और इन द मीनवाइल नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। कैसे किया, किसने किया, क्यों किया, वो लंबी डिस्कशन है, सियासत की डिस्कशन, उसमें हम नहीं जा रहे। बिल लैप्स, बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, वहां से पास हो गया। बिल को पैदा किया नेशनल असेंबली ने, पास होने के बाद सेनेट में गया, सेनेट में पेंडिंग है, और इन द मीनवाइल नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई। अगेन बिल लैप्स हो जाएगा, दोनों सूरतों में बिल लैप्स होगा, मर जाएगा। सिनेरियो 6, बिल सेनेट में पेंडिंग है, सेनेट में ओरिजिनेट हुआ है, नेशनल असेंबली में गया ही नहीं, तो जब गया ही नहीं तो पास ही नहीं हुआ। बिल को पैदा किया सेनेट ने, इन द मीनवाइल नेशनल असेंबली मर गई, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो इस बच्चे को तो सेनेट ने पैदा किया था, सेनेट मौजूद है तो बिल भी मौजूद रहेगा, बिल लैप्स नहीं होगा। बेशक नेशनल असेंबली मर गई, डिसॉल्व हो गई, बिल लैप्स नहीं होगा। सिनेरियो 5 और 6 का कंपैरिजन खुद देखें ऊपर नीचे। अगर कीकर एग्जामिनर हुआ तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो बना सकता है। when the bill may lapse, when the bill may not lapse, या under what circumstances bill may lapse or bill may not lapse. Bill may lapse in scenario 5, bill does not lapse in scenario 6. रहेगा। सवाल यह है कि इमरान खान ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करवाया डॉक्टर आरिफ अलवी से, और सुप्रीम कोर्ट ने उस नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया। ये क्या चक्कर है? बस सियासत को माइनस करके जनरल नॉलेज, लीगल नॉलेज हासिल कर लेते। वो प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दिया गया है। एक मिनट,
मिसाल के तौर पर सेनेट में 500 सीट्स हैं, सॉरी नेशनल असेंबली में 500 सीट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपके पास 251 मेंबर्स आपके साथ होने चाहिए। 251 को क्या कहेंगे? सिंपल मेजॉरिटी। अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये मैजिकल फिगर नहीं है, उसके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। नेशनल असेंबली में हम स्पीकर से डिमांड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे दोबारा वोटिंग करवाए। हम साबित कर देंगे कि सिंपल मेजॉरिटी उसके पास नहीं है। इसको बोलते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अब स्पीकर बाउंड है नेशनल असेंबली का इजलास बुलवाए, वहां पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में प्राइम मिनिस्टर अपनी सिंपल मेजॉरिटी, सादा अक्सरियत साबित नहीं कर सका तो उसका प्राइम मिनिस्टर का ओहदा चला जाएगा। फिर या तो उसी इजलास में या अगले दिन इजलास में उसी नेशनल असेंबली के अंदर दोबारा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा और फिर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा, जैसे यहां पर शहबाज शरीफ इलेक्ट हुआ। तो अब इसमें ट्विस्ट ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दी गई है नेशनल असेंबली में और अभी वो प्रोसेस में है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अमल, अभी नेशनल असेंबली में वोटिंग नहीं हुई, अभी नेशनल असेंबली का इजलास नहीं बुलवाया गया, आपने स्पीकर को लेटर लिख दिया कि इजलास बुलवाएं, हम नेशनल असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करेंगे, तो ऐसा वजीर आजम ना इंडिया में, ना इंग्लैंड में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना कनाडा में, ना जिम्बाब्वे में, ना मलेशिया में, ना पाकिस्तान में कहीं भी लोअर हाउस को, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, नहीं करवा सकता। तो जो उसने डिसॉल्व किया था वो इलीगल था, गैर कानूनी था। टॉपिक 3B मनी बिल। ये एग्जाम में कई बार आया है, बार बार आया है। मनी बिल का मतलब है बजट। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा, नेशनल असेंबली में ही पैदा होगा, नेशनल असेंबली से पास होने के बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट की टेबल पे जाएगा, सेनेट को बाईपास करके, सेनेट को बाईपास करके प्रेसिडेंट बाउंड होगा साइन करने के लिए। प्रेसिडेंट इस बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। तो ये वो वाहिद बिल है जिसको प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता। इसके अलावा हर बिल को एक मरतबा रिटर्न कर सकता है, एक बिल को 2 मरतबा रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन ये वो वाहिद बिल है जिसको वो एक मरतबा भी रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए। तो मनी बिल बजट कौन तैयार करता है? वजीर आजम की सुपरविजन में वजीर खजाना तैयार करता है। और वजीर खजाना वजारत खजाना में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको, और मुल्क में जो मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स होते हैं और माहिर इक्तिसादियात होते हैं, उनसे मीटिंग करता है, उनसे प्रपोजल लेता है और फिर वजारत खजाना, वजीर खजाना की सुपरविजन में वो बजट बिल पास करते हैं। वो कैबिनेट में रखते हैं। कैबिनेट रियासत का एक पिलर एग्जीक्यूटिव है, कैबिनेट इसको अप्रूव करती है। अब वो मनी बिल बजट आता है नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में कई स्टेजेस से गुजरता है, वहां पे सिंपल मेजोरिटी से पास होने के बाद सीधा प्रेसिडेंट की टेबल में सेनेट को बाईपास कर दिया। अब आप आ जाए टॉपिक 3C, पेज नंबर 12। टॉपिक देख लें आप। आप खुद देखें, कोई जल्दी नहीं है। ओके, कहानी यहां पर। अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट से कोई लॉ पास करवाने का एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। पहले एक बिल लोअर हाउस में ओरिजिनेट होता है, वहां मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। वो स्टेजेस मैंने आपको नहीं बताया, 5 स्टेजेस हैं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके कोर्स की आउटलाइन में नहीं है।
वहां से पास होने के बाद सेनेट में जाता है, सेनेट में दोबारा 5 स्टेजेस और 90 दिन। वहां से प्रेसिडेंट की टेबल पे 10 दिन के अंदर 10वें दिन भी वो साइन कर सकता है। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। अब पाकिस्तान ने करने एटमी धमाके। खतरा ये है कि एटमी धमाके करने पर पाकिस्तान की जो फॉरेन एड है, IMF वगैरह, वो बंद हो जाएगी। तो हुकूमत ये सोच रही है, हुकूमत का मतलब एग्जेक्टिव, कि पाकिस्तान में जिसके भी फॉरेन करेंसी अकाउंट है, हम वो फॉरेन, किसी का डॉलर्स में, किसी का पाउंड्स में, किसी का येन में, किसी का यूरो में, फॉरेन करेंसी अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, बिल्कुल लॉफुल है, लीगल है। तो जिस जिसके फॉरेन करेंसी अकाउंट है हम उसको सीज कर लेते हैं। मसलन आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है डॉलर में और उस अकाउंट में $1 रखा हुआ है, तो वो $1 हुकूमत ले लेगी और आपको उसके बदले में 210 रुपए दे देगी, जो आज मार्केट रेट है। वो ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि फॉरेन एड बंद हो जाएगी। तो फॉरेन करेंसी के जितनी भी अकाउंट है उनकी रकम सीज कर लेते हैं और उन अकाउंट होल्डर को उसके बदले में पाकिस्तानी रकम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वजीर आजम बोलेगा और वो काम हो जाएगा। इसके लिए लॉ पास करना होगा। हुकूमत जो भी फैसला लेती है उसके पीछे लॉ की ताकत होनी चाहिए, लॉ होना चाहिए। ये किंगडम नहीं है, बादशाहत नहीं है कि जलालुद्दीन अकबर ने एक फरमान जारी कर दिया और वो कानून हो गया। नो, जो भी हुकूमत फैसला करेगी वो लॉ के मुताबिक होना चाहिए, बैकग्राउंड में लॉ होना चाहिए। वजीर आजम साइन करके कोई फैसला नहीं कर सकता, कैबिनेट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब लॉ पास करवाना होगा। इसका मतलब कल तमाम बैंक्स पाकिस्तान में बैंक बंद करने होंगे, उनकी पब्लिक हॉलीडे करनी होगी और फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज करने होंगे, और उसके बदले में कल जो मार्केट रेट होगा वो अकाउंट होल्डर के अकाउंट्स में पाकिस्तानी रकम डाली जाएगी। लंबा चौड़ा काम है, कानून चाहिए। पार्लियामेंट में आपने देख लिया कितना लंबा टाइम लगता है। तो हमें लॉ चाहिए इमरजेंसी में, देयर एंड देयर। नेशनल असेंबली मौजूद है, वजीर आजम मौजूद है। ये कानून वजीर कानून, ये जो लॉ है ये वजीर कानून ही तैयार करेगा, प्राइम मिनिस्टर की सुपरविजन में। नेशनल असेंबली में नहीं जाएगा, सेनेट में नहीं जाएगा, पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। ये प्रेसिडेंट की टेबल पे रख देंगे, वो साइन कर देगा। इस कानून को बोलेंगे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस तैयार वजीर कानून ने किया है, वजीर आजम की सुपरविजन सरपरस्ती में। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि ये लॉस सदर ने बनाया है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो गया ही नहीं, पार्लियामेंट में तो गया ही नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि सदर ने बनाया है। पार्लियामेंट मौजूद है, नेशनल असेंबली भी मौजूद है। इमरजेंसी में लॉ चाहिए, इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। अब एक और सिचुएशन, नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व कर दी गई। किसने की, क्यों की, कैसे की? डिसॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, सियासत है, इसको साइड में कर देते हैं। नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, पाकिस्तान में सिर्फ सेनेट है। अब हमें लॉ चाहिए, अब हमें लॉ चाहिए। तो वो लॉ, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली नहीं है लेकिन वजीर आजम है। जैसे अभी तुमने कहा नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, तो सदर भी था, वजीर आजम भी था। तो वजीर आजम भी है और उसकी कैबिनेट भी है। तो वजीर कानून वजीर आजम की सुपरविजन में किसी किसी मसले को टैकल करने के लिए कानून का मुसव्वदा बिल तैयार करेगा। वो बिल प्रेसिडेंट की टेबल पे रखा जाएगा। नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, वो बिल प्रेसिडेंट की टेबल पे रखा जाएगा, वो साइन कर देगा। उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। और कहा यह जाएगा ये कानून सदर ने पास किया, सदर ने बनाया है, गलत, लेकिन कहा ऐसा जाता है। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं, सिर्फ सुनना है। Ordinance is the law which is passed by the president in the following circumstances. Number one, when law is required then and there in case of emergency. Number two, when National Assembly is dissolved and law is required.
दैट्स इट। सास बहू की डिटेल नहीं डालेंगे, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं डालेंगे, इररिलेवेंट गुफ्तगू नहीं डालेंगे, अपनी डेढ़ होशियारी स्मार्टनेस नहीं डालेंगे। बस ये लॉ का पेपर है। वी हैव टू बी रेलिवेंट, वी हैव टू बी स्पेसिफिक, वी हैव टू बी प्रिसाइज, वी हैव टू बी टू द पॉइंट। ठोकना नहीं है। आप ठोकोगे एग्जामिनर आपको ठोक देगा। अब आप यहां पर आते तो ऑर्डिनेंस के कॉलम में आओ। ये सारी बातें मैंने कर दी। ऑर्डिनेंस के कॉलम में तीसरा पॉइंट देखो, बिल सिर्फ 120 दिन के लिए होता है। 121वें दिन वो मनसूख हो जाएगा, रिपील हो जाएगा। 120 को 30 से तकसीम करो, कितना आ जाएगा? 120 को 30 से डिवाइड करो तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्डिनेंस की मुद्दत कितने टाइम के लिए? 4 महीने के लिए। अब उसने एमसीक्यू बनाया है, नीचे महीने उसने 4 लिखे हुए हैं, 6 महीने, 10 महीने, 3 महीने, 4 महीने। 4 महीने को टिक कर देंगे। अगर उसने दिन लिखे हुए हैं 120 दिन, 140 दिन, 180 दिन, 120 में टिक कर देंगे। अब एक्ट के कॉलम में आते हैं। एक्ट पार्लियामेंट पास करती है। पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अवाम के मुंतखब करता नुमाइंदे होते हैं। पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया, पार्लियामेंट उस एक्ट से जब तक खुश है वो एक्ट चलता रहेगा। वो एक्ट मरेगा तो उस वक्त मरेगा जब पार्लियामेंट उस एक्ट को मारना चाहे, रिपील करना चाहे, मनसूख करना चाहे। लेकिन ऑर्डिनेंस वो कानून है जो 120 दिन के बाद 121वें दिन अपनी मौत आप मर जाएगा। ओके, कोई शक? ऑर्डिनेंस एक ही है और ऑर्डिनेंस का मतलब वो कानून जो सदर ने पास किया है। कब पास किया है? जब इमरजेंसी थी, लॉ चाहिए था देन एंड देयर, या फिर जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। यही है। ओके, टॉपिक 3D पे आते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पहले कुरान करीम भी एक लेजिस्लेशन है। कुरान करीम एक डिवाइन लेजिस्लेशन है। कुरान करीम में जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स है, माइन्यूट डिटेल्स नहीं है। किसी भी अच्छे लॉ में माइन्यूट डिटेल्स नहीं होती, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, बुनियादी असूल होते हैं। तो जब नेचर ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक डिवाइन लेजिस्लेशन बनाई है तो इंसान को उसी ने पैदा किया, इंसान के अंदर भी वो चीज आई है। तो इंसान भी जब लॉ मेकिंग करता है पार्लियामेंट के अंदर, वो किस तरह की करता है देखें आप। पार्लियामेंट जो है वो जो लॉ मेकिंग करती है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज के ऊपर लॉ मेकिंग करती है। नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज के ऊपर लॉ मेकिंग करती है। पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग करती है वो जनरल नेचर की होती है। पार्लियामेंट माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर लॉ मेकिंग नहीं करती। पार्लियामेंट टेक्निकलिटीज के ऊपर लॉ मेकिंग नहीं करती। आप बोलेंगे क्या मतलब? शहर में बरसाती नाले हैं, शहर में गार्बेज के नाले हैं, गंदे नाले। बरसाती नाले अलग होने चाहिए, गंदे नाले अलग होने चाहिए। जैसे बहरे टाउन के अंदर आपने देखें, जैसे इस्लामाबाद में, यहाँ पे दोनों गटमट हैं कराची में। तो बरसाती नाले, इसकी कंस्ट्रक्शन की टेक्निकलिटीज, वो गंदगी के नाले, उसकी कंस्ट्रक्शन की टेक्निकलिटीज, शहर में बिल बोर्ड है उसकी टेक्निकलिटीज, फ्लाई ओवर अंडर पासिस उसकी टेक्निकलिटीज, कंस्ट्रक्शन शहर में हो रही है उसकी टेक्निकलिटीज। तो पार्लियामेंट टेक्निकलिटीज के ऊपर लॉ मेकिंग नहीं करती। पार्लियामेंट, बाय द वे, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के और सेनेट के, वो टेक्निकलिटीज के एक्सपर्ट हैं ही नहीं। वो तो पॉलिटिशियन है।
पार्लियामेंट किसी एक सिंगल सिटी को फोकस करके उसके ऊपर लॉ मेकिंग नहीं करती कि यार तारिक रोड को 2 वे ट्रैफिक के बजाय 1 वे ट्रैफिक कर दिया जाए। तो आप कहेंगे पार्लियामेंट अच्छे खासे इश्यूज के ऊपर लॉ मेकिंग नहीं कर रही। बिल्कुल सही बात है। तो आप फिर सवाल ये करेंगे इन इश्यूज के ऊपर लॉ मेकिंग कौन कर रहा है? तो उसके लिए नीचे आ जाएं। पार्लियामेंट ने ये किया हुआ है, अपनी लॉ मेकिंग की पावर किसी हद तक कुछ इदारों को, कुछ बॉडीज को डेलीगेट कर दी है। वो इदारे, वो बॉडीज पार्लियामेंट की डेलीगेट की हुई पावर के तहत पार्लियामेंट के बिहाफ पे लॉ मेकिंग कर रहे हैं। वहां से जो लॉ आ रहा है उस लॉ को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उस लॉ को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ और नाम भी हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ और नाम भी हैं, वो भी नोट कर लें। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सेकेंडरी लेजिस्लेशन भी कहते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। मतलब दोबारा सुन लेते हैं। वो लॉ जो पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है लेकिन पार्लियामेंट की डेलीगेट की पावर के तहत पार्लियामेंट के बिहाफ पे किसी इदारे ने, किसी बॉडी ने, किसी मिनिस्टर ने पास किया, उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सेकेंडरी लेजिस्लेशन कहते हैं। आप कहेंगे यार कैफे मामू बना रहा है, सारी बातें हवा में हो रही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मिसाल? तो अगले पन्ने पर आ जाओ। बहुत सारे प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो पार्लियामेंट ने ये किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से मुतालिक एक लॉ, एक एक्ट पास कर दिया। इसी तरह लॉयर्स का, इसी तरह मेडिकल प्रोफेशन का, इसी तरह इंजीनियर का। तो ये जो आई कैप है 3 तलवार पे, ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए क्रिएट किया गया ये इदारा। अब पार्लियामेंट ने आई कैप को ये पावर डेलीगेट कर दी कि तुम्हारा जो प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इससे मुतालिक ए टू जी हर इशू के ऊपर लॉ मेकिंग तुमने करनी है। तो वो कैफ का सिलेबस हो, एग्जाम हो, सीए फाइनल का सिलेबस हो, एग्जाम हो, ख्वाह वो एक ऑडिट फर्म का अपने क्लाइंट के साथ डीलिंग हो, ख्वाह वो ये हो कि एक कंपनी एक ही ऑडिटर को कितने अरसे तक ऑडिटर रख सकती है। ऑडिट फर्म की जो डीलिंग है अपने क्लाइंट के साथ, तो पार्लियामेंट ने आई कैप को पावर दे दी कि आप अपने प्रोफेशन से मुतालिक ए टू जी हर चीज के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकते हैं। इसी तरह लॉयर्स की बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, डॉक्टर्स की है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। तो पार्लियामेंट ने ये प्रोफेशनल बॉडीज क्रिएट की और उनको ये पावर डेलीगेट कर दी कि आप सारे अपने प्रोफेशन से मुतालिक लॉ मेकिंग खुद करो, आप आजाद हो। अब ये शहर है, जैसे लंदन शहर है, तो पार्लियामेंट ने लंदन शहर की जो शहरी हुकूमत है उसको पावर डेलीगेट कर दी कि आप समझ लें कि लंदन एक मुल्क है और इस मुल्क को चलाना है वहां की शहरी हुकूमत। तो वहां की जो शहरी हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है ए टू सी। तो वहां के मेयर के कंट्रोल में पुलिस भी है, सब कुछ है, ए टू जी। तो पार्लियामेंट ने लोकल गवर्नमेंट को, सिटी गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट कर दी कि अपने शहर को रन करने के लिए आप ए टू जी हर मैटर के ऊपर लॉ मेकिंग करो। ख्वाह वो बरसाती नाले हो गए, ख्वाह वो बिल बोर्ड हो गए, ख्वाह वो गंदे नाले हो गए, ख्वाह वो कंस्ट्रक्शन के झमेले हो गए, ख्वाह वो पब्लिक पार्क्स हो गए, ख्वाह वो एंटरटेनमेंट प्लेसेस हो गई। तो सिटी गवर्नमेंट अपने शहर को रन करने के लिए लॉ मेकिंग करती है, उस लॉ को बोलते हैं बाय लॉस। तो बाय लॉस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की एक मिसाल है। ये जो पीआरसी का एग्जाम तुमने दिया, आई कैफ का एग्जाम दोगे, ये आई कैफ के रूल्स हैं। आई कैफ के रूल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की मिसाल है। आगे आ जाए, ऑटोनमस बॉडीज, पब्लिक बॉडीज। अब हर सूबे में, हर शहर में कंस्ट्रक्शन के झमेले हैं।
तो पार्लियामेंट ने एक इदारा क्रिएट कर दिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। उसको पावर डेलीगेट कर दी, सूबा सिंध में कंस्ट्रक्शन के जो भी झमेले हैं उससे मुताल्लिक रूल्स एंड रेगुलेशन तुम बनाओगे। कराची, न्यूजीलैंड की आबादी है 60 लाख। ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस इतना नहीं है भैया, वहाँ अकाउंटेंट की तादाद इतनी नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 2 करोड़। कराची की आबादी 3.5 करोड़ है। यूरोप के बेशुमार ममालिक हैं जिनकी आबादी कराची से कम है। तो ज़ाहिर इतने सारे लोग हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, सारे मसले मसाइल हैं। तो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को असाइनमेंट डेलीगेट कर दी कि वाटर एंड सेवरेज से मुतालिक लॉ मेकिंग आप करेंगे। फिर रियासत के लिए पैसा इकट्ठा करना है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है। एफबीआर को पावर डेलीगेट कर दी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के हवाले से लॉ मेकिंग आप करोगे। तो ये ऑटोनमस बॉडीज हैं, खुद मुख्तार इदारे हैं, बनाए रियासत ने, खुद मुख्तार हैं। इनको असाइनमेंट डेलीगेट किया और कहा है कि तुम्हें जो असाइनमेंट हम दे रहे हैं उससे मुतालिक लॉ मेकिंग तुम करोगे। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से लॉ मेकिंग कौन करता है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सूबा सिंध है। सूबा सिंध की सूबाई असेंबली नहीं करती, नेशनल असेंबली नहीं करती। अब नीचे आ जाएं, सुपीरियर कोर्ट सबसे टॉप पे है, सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं एपेक्स कोर्ट, आला तरीन अदालत। अब मैं 5 नाम लूंगा, जो 0 मीटर लोग हैं वो कोई कमेंट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट। ये 5 हाई कोर्ट पाकिस्तान में है, बस 5 हाई कोर्ट है। इसके ऊपर कोई कमेंट? कमेंट ये है कि 2 हाई कोर्ट के नाम सूबों के नाम पर है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट। और बाकी जो 2 हाई कोर्ट के नाम सूबों के नाम पर है। सिंध हाई कोर्ट पूरे सूबे सिंध के लिए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट पूरे बलूचिस्तान के लिए, लेकिन बाकी जो 3 हाई कोर्ट हैं उनके नाम शहरों के नाम पर। लाहौर हाई कोर्ट पूरे पंजाब के लिए, पेशावर हाई कोर्ट पूरे पंजाब और पूरे केपी के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद के लिए। अब ये कोर्ट्स आपके कोर्स की आउटलाइन में नहीं है, लेकिन 5 हाई कोर्ट्स के नाम हमें मालूम होने चाहिए। तो 2 के नाम सूबे पर है, बलूचिस्तान और सिंध। तो अब उसके नीचे और बहुत सारी कोर्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा हियरार्की है, ढांचा है। तो पार्लियामेंट ने जुडिशरी को, अदालतों को पावर डेलीगेट कर दी कि यार आपकी जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के झमेलों को रन करने के लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाएं, हम नहीं बनाएंगे। तो कोर्ट रूल्स किस लिए हैं? जो अदालतों की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कोर्ट रूल्स ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की मिसाल है। तो आप कमेंट ये कर सकते हो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बल्क की बल्क शक्ल में आ रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, एफबीआर, एससीसीपी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इस तरह बहुत कुछ। तो इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? यानी एक आदमी के 40 बेटे हैं, उनको कंट्रोल कैसे करेगा? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने के 2 तरीके, नीचे आ जाए। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, by putting restrictions and defining the power to make laws. पार्लियामेंट जब किसी इदारे को पावर डेलीगेट करती है लॉ मेकिंग की, तो बाज़ औक़ात उसके पर उतर देती है, उसकी लॉ मेकिंग की पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि ये आपकी बॉर्डर है, ये लिमिट है, इससे आगे आपने नहीं जाना, इस हद तक लॉ मेकिंग करनी है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, कुछ लिमिटेशन लगा देती है, और कुछ कंडीशंस लगा देती है। तो ये एक तरह का कंट्रोल हो गया। भाई अब्बा जी ने कहा है
घूमो फिरो, कराची से बाहर नहीं जाओगे, कराची में इन एरियाज में नहीं जाओगे और रात 10 बजे से पहले आओगे, तो आपकी पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना। तो पार्लियामेंट भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाती है। ये हो गया पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब नीचे आ जाएं जुडिशियल कंट्रोल। इसको पढ़ो जरा, रीड लाउडली। चालू है? ये चेक करें।